क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा इंसान जिसके पास न पैसा था, न सत्ता, न कोई राजनीतिक परिवार और न ही मीडिया का साथ, आखिर उसने ऐसा कौन सा आंदोलन खड़ा कर दिया जिसने भारत की राजनीति की दिशा ही बदल दी? और कैसे एक साधारण स्कूल टीचर जो आईएएस बनने का सपना देख रही थी, कुछ ही वर्षों में उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बन गई? आखिर कांशीराम ने मायावती में ऐसा क्या देखा था कि उन्होंने दुनिया के सामने ऐलान कर दिया, यह लड़की एक दिन इतिहास बदलेगी? और 2 जून 1995 की वो कौन सी खौफनाक रात थी जब लखनऊ के गेस्ट हाउस में हुई हिंसा ने भारतीय राजनीति का पूरा खेल बदल दिया? क्या उस रात के बिना मायावती कभी मुख्यमंत्री बन पाती? और कैसे संघर्ष, अपमान, विरोध और लगातार हार के बावजूद कांशीराम और मायावती ने बहुजन समाज पार्टी को देश की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक ताकतों में बदल दिया? अगर आप भी इस ऐतिहासिक और रोमांचक राजनीतिक सफर की पूरी इनसाइड स्टोरी, अनसुने किस्से और वो सच जानना चाहते हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की ये कहानी सिर्फ 2 नेताओं की नहीं बल्कि भारतीय राजनीति में एक नए युग के जन्म की कहानी है। 15 मार्च 1934 पंजाब के रूपनगर जिले के खवासपुर गांव में एक साधारण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम था कांशीराम। परिवार आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध नहीं था, लेकिन शिक्षा के प्रति गहरा विश्वास रखता था। बचपन से ही कांशीराम पढ़ाई में तेज थे। उन्होंने विज्ञान विषय से स्नातक किया और बाद में सरकारी नौकरी हासिल कर ली। उस समय किसी साधारण परिवार के लिए सरकारी नौकरी किसी सपने से कम नहीं मानी जाती थी। परिवार खुश था कि अब जिंदगी आराम से कट जाएगी, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। सरकारी नौकरी के दौरान पुणे में एक ऐसी घटना हुई जिसने कांशीराम की पूरी सोच बदल दी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर छुट्टी को लेकर हुए विवाद और कर्मचारियों के साथ हुए भेदभाव ने उन्हें भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने महसूस किया कि केवल नौकरी करने से समाज की दशा नहीं बदलेगी। इसके बाद उन्होंने अपना जीवन सामाजिक परिवर्तन के लिए समर्पित करने का फैसला कर लिया। धीरे धीरे उन्होंने नौकरी छोड़ दी और देश भर में यात्रा शुरू कर दी। उनका लक्ष्य था दलित, पिछड़े और वंचित समाज को राजनीतिक रूप से जागरूक करना। 1970 के दशक में उन्होंने बामसेफ यानी बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन की स्थापना की। यह संगठन सरकारी कर्मचारियों को सामाजिक परिवर्तन के मिशन से जोड़ने का माध्यम बना। इसके बाद उन्होंने DS4 यानी दलित शोषित समाज संघर्ष समिति बनाई। उनका मशहूर नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये नारा धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत में गूंजने लगा। कांशीराम समझ चुके थे कि सामाजिक सम्मान की सबसे बड़ी चाबी राजनीतिक सत्ता है, इसलिए उन्होंने तय किया कि अब केवल आंदोलन नहीं बल्कि राजनीति में उतरना होगा। इसी दौरान दिल्ली में एक युवा महिला अपनी जिंदगी के सबसे बड़े लक्ष्य की तैयारी कर रही थी। उनका नाम था मायावती। 15 जनवरी 1956 को दिल्ली में जन्मी मायावती एक साधारण परिवार से थी। उनके पिता प्रभुदास डाक विभाग में कर्मचारी थे और मां रामरती गृहिणी थी। मायावती ने पढ़ाई पूरी करने के बाद स्कूल में अध्यापन शुरू किया और साथ ही UPSC की तैयारी भी कर रही थी। उनका सपना था IAS अधिकारी बनकर समाज की सेवा करना। साल 1977 में एक कार्यक्रम के दौरान मायावती ने बेहद बेबाक भाषण दिया। इस भाषण ने कांशीराम का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उन्होंने मायावती से मुलाकात की और वो ऐतिहासिक बात कही जिसे आज भी भारतीय राजनीति में याद किया जाता है। उन्होंने कहा, अगर तुम IAS बनोगी तो किसी नेता के आदेश का पालन करोगी, लेकिन अगर मेरे साथ राजनीति में आई तो एक दिन IAS अफसर तुम्हारे आदेश का इंतजार करेंगे। यह प्रस्ताव आसान नहीं था। एक तरफ सुरक्षित सरकारी नौकरी और IAS बनने का सपना था, दूसरी तरफ अनिश्चित राजनीति और संघर्ष भरा भविष्य। परिवार ने भी विरोध किया, लेकिन मायावती ने कांशीराम पर भरोसा किया और राजनीति का रास्ता चुन लिया। यही फैसला आगे चलकर भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 14 अप्रैल 1984 को बहुजन समाज पार्टी यानी BSP की स्थापना हुई। शुरुआत बेहद कठिन थी। पार्टी के पास न पैसा था, न बड़े नेता, न मीडिया का समर्थन। कार्यकर्ता साइकिल से गांव-गांव जाते, दीवारों पर नारे लिखते और लोगों को मतदान के महत्व के बारे में समझाते। कांशीराम और मायावती हजारों किलोमीटर की यात्राएं करते। कई बार उन्हें विरोध का सामना करना पड़ता, लेकिन दोनों पीछे नहीं हटे। मायावती ने लगातार चुनाव लड़े। शुरुआती चुनावों में उन्हें हार मिली। विरोधियों ने उनका मजाक उड़ाया। कई लोगों ने कहा कि ये पार्टी कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी, लेकिन कांशीराम हमेशा कहते थे कि हार केवल अगली जीत की तैयारी होती है। आखिरकार 1989 में मायावती बिजनौर से लोकसभा चुनाव जीतकर पहली बार संसद पहुंची। ये जीत केवल एक सीट की जीत नहीं थी, बल्कि एक नए राजनीतिक आंदोलन की सफलता थी। 1990 के दशक में उत्तर प्रदेश की राजनीति तेजी से बदल रही थी। मंडल आयोग और राम मंदिर आंदोलन ने पूरे राज्य का राजनीतिक माहौल बदल दिया था।
ऐसे समय में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन किया। 1993 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन को सफलता मिली और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। लेकिन सत्ता का ये साथ ज़्यादा समय तक नहीं चला। 2 जून 1995 भारतीय राजनीति की सबसे चर्चित और विवादित घटनाओं में से एक। लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस में मायावती अपने विधायकों के साथ बैठक कर रही थी। बीएसपी ने सपा सरकार से समर्थन वापस लेने का फैसला किया था। इसके बाद गेस्ट हाउस में हिंसा हुई। मायावती ने आरोप लगाया कि उन पर और उनके विधायकों पर हमला किया गया। इस घटना को बाद में गेस्ट हाउस कांड के नाम से जाना गया। यह घटना भारतीय राजनीति में एक बड़ा मोड़ बनी। अगले ही दिन 3 जून 1995 को मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। वो किसी भी भारतीय राज्य की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी। यह केवल एक राजनीतिक उपलब्धि नहीं थी, बल्कि भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। मुख्यमंत्री बनने के बाद मायावती ने प्रशासन पर सख्त नियंत्रण की छवि बनाई। उनकी कार्यशैली को लेकर समर्थकों और आलोचकों दोनों की अलग अलग राय रही, लेकिन ये निर्विवाद है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। गठबंधन सरकारों के कारण उनका पहला, दूसरा और तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं चल पाया, लेकिन हर बार उनकी राजनीतिक पकड़ मजबूत होती गई। 2007 में मायावती ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उन्होंने सामाजिक समीकरणों को नए तरीके से जोड़ते हुए पूर्ण बहुमत हासिल किया। बीएसपी ने 206 सीटें जीती और मायावती चौथी बार मुख्यमंत्री बनी। ये उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक जीत थी। इस कार्यकाल में कई सड़क परियोजनाएं, पार्क, स्मारक और प्रशासनिक फैसले चर्चा में रहे। समर्थकों ने इन्हें सामाजिक सम्मान का प्रतीक बताया, जबकि विरोधियों ने इन पर सवाल उठाए। इसी दौरान कांशीराम का स्वास्थ्य लगातार खराब होने लगा। 9 अक्टूबर 2006 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनके जाने से पहले ही मायावती बीएसपी की निर्विवाद नेता बन चुकी थी। कांशीराम ने जिस आंदोलन की शुरुआत की थी, उसकी कमान पूरी तरह मायावती के हाथों में आ चुकी थी। इसके बाद राजनीति लगातार बदलती रही। 2012 में बीएसपी सत्ता से बाहर हो गई। 2014 में लोकसभा चुनाव में पार्टी को बड़ा झटका लगा। 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ, लेकिन ये ज़्यादा समय तक नहीं चला। 2022 और 2024 के चुनावों में भी बीएसपी पहले जैसी सफलता नहीं दोहरा सकी। इसके बावजूद पार्टी का एक स्थायी वोट आधार आज भी बना हुआ है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश की राजनीति में उसकी भूमिका पूरी तरह समाप्त नहीं मानी जाती। आज मायावती पार्टी को नए सिरे से मजबूत करने की कोशिश कर रही है। समय बदल चुका है, चुनावी रणनीतियां बदल चुकी हैं और राजनीति का स्वरूप भी पहले जैसा नहीं रहा। फिर भी कांशीराम और मायावती की जोड़ी भारतीय राजनीति के इतिहास में हमेशा याद की जाएगी। एक ने विचार दिया, दूसरे ने उसे सत्ता तक पहुंचाया। एक ने आंदोलन खड़ा किया, दूसरी ने उसे सरकार तक पहुंचाया। यह कहानी केवल सत्ता की नहीं है, यह कहानी है संघर्ष, धैर्य, संगठन, नेतृत्व और उस विश्वास की कि साधारण परिस्थितियों से निकलकर भी इतिहास लिखा जा सकता है। कांशीराम और मायावती ने भारतीय राजनीति में अपनी ऐसी छाप छोड़ी है जिस पर आने वाले कई वर्षों तक चर्चा होती रहेगी। अब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके अनुसार कांशीराम और मायावती की सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि क्या रही। क्या बीएसपी आने वाले वर्षों में फिर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में मजबूत वापसी कर पाएगी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही राजनीति और इतिहास की अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और शानदार और तथ्यपूर्ण कहानी के साथ। धन्यवाद।